हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। 12th एग्रीकल्चर में जितने भी पादप रोग दिए हुए हैं उनमें से एक है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन कहते हैं। ब्लाइट ऑफ कॉटन, कॉटन का ब्लाइट। इसे और भी साधारण नामों से जाना जाता है, वो भी आपको याद करना है। इसे एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज, कोणीय पत्ती धब्बा रोग, और इसे काली भुजा रोग, ब्लैक आर्म डिजीज भी कहते हैं। तो इसके आपको 3 नाम याद रखने हैं। ब्लाइट तो इसे कहते ही हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके अलावा इसे एंगुलर लीफ स्पॉट, कोणीय पत्ती धब्बा रोग और काली भुजा रोग, ब्लैक आर्म डिजीज भी कहते हैं। ये जो रोग है नाम से ही जाहिर है, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। जीवाणु अंगमारी रोग तो जीवाणु से ही होगा, और जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, और इसका पैथोवर है मालवे सीरम। आपको बार बार इसको दोहराना है, याद हो जाएगा। कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, इसका रोगजनक या पैथोजन या रोग कारक कौन सा है, तो वो है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथावर मालवे सीरम। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस है, ठीक है, जिसका पैथोवर है मालवे सीरम। ये जो जीवाणु है ज़ैंथोमोनास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो रोड शेप्ड होता है, शलाकार रूप का होता है। ये रोड शेप यानी कि इस तरह लंबे साइज के होते हैं, लंबे होते हैं, गोल नहीं होते, रोड शेप्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी बात, ये मोनोट्राइकस होते हैं। मोनो यानी कि एक, ट्राइकस यानी कि फ्लैजिला से है। यहाँ इनके एक ही भाग पर इस तरह बड़ा फ्लैजिला पाया जाता है, एक ही सिरे पर सिर्फ एक फ्लैजिला पाया जाता है। और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। तो जो ज़ैंथोमोनास है वो ग्राम नेगेटिव होता है, रोड शेप्ड होता है, मोनोट्राइकस होता है, और इसका जो फैलने का तरीका है, इसका जो संक्रमण होता है वो या तो बीज से होता है या मृदा द्वारा होता है। यानी कि कपास में ये किस तरह फैलता है, इसका संक्रमण का तरीका क्या है, तो या तो ये बीज से कपास में पहुंचता है या फिर मृदा से। इसलिए दोनों है, बीज जनित या मृदा जनित होता है। इसका जो संक्रमण है ज़ैंथोमोनास का वो सीड बॉर्न या सॉइल बॉर्न होता है, बीज जनित या मृदा जनित होता है। बात करें इस कपास में जब ये रोग होगा तो इसके लक्षण कैसे नजर आएंगे, तो कपास में इसके जो लक्षण है, इसके जड़ भाग को अगर छोड़ दें तो जड़ भाग को छोड़कर पादप के सारे भागों पर इसके लक्षण नजर आते हैं। यानी कि बाकी जितने भी शेष भाग है, तना है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इन सभी पर जो है इसके लक्षण नजर आते हैं। उसका जो डोडा होता है कपास का, उस पर भी इसके लक्षण नजर आते हैं। केवल किसको छोड़कर? जड़ भाग को छोड़कर। तो कपास के जड़ में ज़ैंथोमोनास का संक्रमण नहीं होता, बाकी पादप के लगभग सभी भागों पर इसका असर होता है। और इसी आधार पर इसे 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। किस आधार पर? कि इसके जो लक्षण है वो कौन से भाग पर प्रकट हो रहे हैं, कपास के कौन से भाग पर इसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इस आधार पर 4 प्रकार का है। पहला है नवजात पादप अंगमारी, दूसरा है कोणीय अंगमारी, तीसरा है काली भुजा अवस्था, और चौथा है डोडा सड़न अवस्था। नवजात पादप अंगमारी, नाम से ही जाहिर है, नवजात पादप अंगमारी, सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग यानी कि जो बिल्कुल अभी पौधा विकसित हुआ ही है, उसके बीज से उसमें जो है निकलनी पत्तियां, एक आधी पत्तियां ही निकली है, ऐसी अवस्था में ही अगर ज़ैंथोमोनास का संक्रमण होता है तब उसे कहते हैं नवजात पादप अंगमारी। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, चित्र में आपको एक छोटा सा कपास का पौधा नज़र आ रहा है, और वो भी लाल भूरे रंग के से इसमें धब्बे नज़र आ रहे हैं, भूरा रंग हो गया है। इसका जो छोटा सा जो तना है वो भी भूरे रंग का हो गया है, पत्तियां जो है वो भी भूरे रंग की हो गई। तो नवजात पादप में ही अगर ज़ैंथोमोनास का संक्रमण हो जाता है तो उसे नवजात पादप अंगमारी या सीडलिंग ब्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलिंग ब्लाइट कहते हैं। इसमें जो धब्बे नज़र आते हैं ज़ैंथोमोनास के, वो शुरुआत में भूरे रंग के होते हैं, उसके बाद में अगर इसका संक्रमण और ज़्यादा है तो वो गहरे काले रंग के होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? पहले भूरे रंग के होते हैं, उसके बाद में ये
काले रंग के नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो पहली बात, अगर नवजात पादप में इसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं तब इसे सीडलिंग ब्लाइट या नवजात पादप अंगमारी कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। और वो जो धब्बे जो होते हैं, उन धब्बों की एक बड़ी विशेषता होती है, उन धब्बों को जलासिक्त स्पॉट्स या धब्बे कहते हैं। जलासिक्त, वाटर सॉक्ड, हिंदी इंग्लिश में उसे वाटर सॉक्ड स्पॉट्स कहते हैं। जल से भरे हुए धब्बे, जलासिक्त यानी कि जल से भरे हुए, वो जो धब्बे होंगे भूरे रंग के, उनमें थोड़ा सा पानी जैसा कुछ पदार्थ उसमें होगा, इसीलिए उन्हें कहते हैं जलासिक्त धब्बे। ठीक है, पहली बात हो गई। नवजात पादप पर अगर इसका संक्रमण होता है तो उसे सीडलिंग ब्लाइट या नवजात पादप अंगमारी कहते हैं। दूसरे की बात करते हैं, कोणीय अंगमारी। अगर कपास की पत्तियों पर इसके धब्बे नजर आते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, एक पत्ती आपको नजर आ रही है, उस पत्ती पर जगह जगह अलग अलग आकार के जो धब्बे नजर आ रहे हैं, कोणीय धब्बे इसलिए कह रहे हैं कि ये अधिकतर कोणीय प्रकार के होते हैं, एंगुलर होते हैं। ये ट्रायंगुलर हो सकते हैं, टेट्रांगुलर हो सकता है। इसी तरह जो है इसमें कई सारे एंगल्स नजर आने वाले हैं, इसलिए इसे एंगुलर लीफ स्पॉट कहते हैं। कपास की पत्तियों पर इस तरह भूरे रंग के जो हैं वो कई कोणों वाले ये जो धब्बे होते हैं, जलासिक्त धब्बे जो होते हैं, उसी को हम कोणीय अंगमारी कहते हैं। अगर पादप की पत्तियों पर इसके लक्षण नजर आ रहे हैं तब उसे एंगुलर लीफ स्पॉट या कोणीय अंगमारी कहते हैं। ठीक है, धब्बे जो है इसमें भी प्रारंभ में भूरे रंग के धब्बे होंगे, इसके बाद में ये धब्बे काले होने लगते हैं और जलासिक्त होते हैं। दूसरी बात कोणीय अंगमारी हुई। तीसरे बात करते हैं, अगर इसके लक्षण पत्तियों की सिराओं और पादप की जो शाखाएं हैं उसका तना जो है, अगर उस पर भी इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं तब उसे काली भुजा अवस्था कहते हैं, ब्लैक आर्म कहते हैं। काली भुजा, भुजा यहाँ उसकी सिराओं से है, उसकी शाखाओं से, उसकी तने से। अगर कपास का तना या उसकी शाखाएं या जो पत्तियों की जो सिराएं हैं, अगर वो इससे संक्रमित हो जाती है जैंथोमोनास से, तब उसे काली भुजा अवस्था कहते हैं, ब्लैक आर्म अवस्था कहते हैं, ब्लैक आर्म स्टेज कहते हैं। जैसे आप चित्र में भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि पत्ती के कैसे उसकी जो मध्य सिरा है वो पूरी भूरे रंग की नज़र आ रही। तो अगर भुजाओं पर इसका असर होता है जैंथोमोनास का, भुजाएं भूरे रंग की दिखती है और बाद में ये काले रंग की दिखने लग जाती है, तब उसे काली भुजा अवस्था कहते हैं, ब्लैक आर्म स्टेज कहते हैं। अब इसका संक्रमण अगर और भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अगर इसका संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, तो कपास का जो डोडा लगेगा उस डोडे पर भी, वो जो बॉल होता है उस पर भी इसका असर होगा और बॉल जो है वो सड़ने लगेगी। बॉल पर इसका संक्रमण इतना ज़्यादा होगा, जैसे आप यहाँ एक और चित्र आप देख रहे हो, बॉल आपको नज़र आ रही होगी, डोडा नज़र आ रहा होगा कपास का, और वो कितना गहरा भूरा रंग का हो रहा है और उस पर भी जलासिक्त धब्बे नज़र आते हैं, वो और बाद में गहरे काले रंग के होने लगते हैं। उसके संक्रमण की वजह से बॉल के भीतर जो कपास बन रही है वो कपास भी संक्रमित होने लगती है। कपास के जो रेशे हैं वो विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इससे कपास की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आती है, कपास की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो डोडा अगर सड़ने लग गया, अगर डोडा सड़न अवस्था आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में तो आपकी जो कपास की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। बॉल जो है वो रॉट होने लगते हैं, डोडे जो है कपास के वो सड़ने लगते हैं और उसकी वजह से उसके जो भीतर जो कपास है और उसके जो बीज हैं वो भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। कपास और बीज की क्वालिटी में गिरावट आती है। ये हमने बात की उसके लक्षणों की। अब जब इतने हमने लक्षण पढ़े हैं तो हम क्या करें कि हमारी फसल को उससे बचाया जा सके, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं 3 बिंदुओं में हम प्रबंधन पढ़ते हैं। पहला शस्य प्रबंधन, आप कल्चरल किस तरह से उसे मैनेजमेंट कर सकते हो। दूसरा रासायनिक, कुछ केमिकल्स जिनकी सहायता से हम इसे मैनेजमेंट कर सके इस डिजीज़ को। और तीसरा उसके कुछ बायोलॉजिकल जो है प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शस्य प्रबंधन की।
कल्चरल प्रबंधन, कुछ हम जो है हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा ही अगर इस रोग को रोका जा सके तो बहुत बढ़िया होगा। और उसके लिए सबसे पहले जितने भी हम बीज कपास के लिए यूज़ करेंगे उन बीजों को 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक गर्म करेंगे। कितने डिग्री पर? 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजों को 10 मिनट तक गर्म जल में अगर उसे उबाला जाए, उपचारित किया जाए तो बीजों पर जो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो रोग है वो बीज जनित है। कैसा है? बीज, यानी कि बीज से भी ये रोग फैलता है। तो अगर आप अपने बीजों को उपचारित करें तो आपके इस रोग से जो लक्षण हैं वो प्रकट नहीं होंगे, इस रोग से बचा जा सकता है। तो पहले बीजों को उपचार ही करने हैं और वो उपचार ही हम बता रहे हैं। पहला उपचार है कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में 10 मिनट तक इनके बीजों को आपको रखना है, जिससे ये बीजोपचारित हो जाएंगे, जैंथोमोनास से मुक्त हो जाएंगे। पहला तरीका। दूसरा, फसल चक्र अपनाना चाहिए, लगातार जो है इसकी फसल नहीं करनी चाहिए। इस जैंथोमोनास से जो प्रभावित न होने वाली फसलें हैं उसके साथ फसल चक्र अपनाना चाहिए। साथ ही गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। उसका भी कारण यही है क्योंकि ये मृदा जनित है, मिट्टी से भी ये बैक्टीरिया फैलता है। तो अगर आप मिट्टी को गर्मियों में गहरी जुताई कर देंगे तो गर्मियों में ये जैंथोमोनास है उसके नष्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे तो इसके क्या क्या हमने उपाय देखे। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक बीजों को पानी में उबालना है, फसल चक्र अपनाना है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी है। साथ ही अगर रोगी पौधे हैं तो उनके अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। अगर कोई पौधा रोगी है, ज़्यादा संक्रमित है तो उसे उखाड़ लेना चाहिए। अगर उसके कुछ भाग ही संक्रमित है तो उन्हें तोड़कर नष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हम बात करते हैं इसके रासायनिक प्रबंधन की, केमिकल्स जिनकी सहायता से हम इस रोग से बच सकें। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है वो है एसिड डीलिंटिंग। एसिड डीलिंटिंग जिसमें क्या होता है कि आप एसिड की सहायता से डीलिंट करते हैं, यानी कि आपका जो कपास के जो बीज है उस बीज पर अगर किसी तरह के रुई के जो है कपास में जो कॉटन है उसका हिस्सा अगर रह जाता है तो उसे साफ करना होता है। डीलिंटिंग में क्या होता है कि अगर मान लो ये बीज है कपास का तो कपास के बीज के ऊपर ही जो है वो क्या लगा होता है, रुई लगी हुई होती है। तो हमें सबसे पहले उस रुई को अच्छी तरीके से हटाना है, उसी को कहते हैं डीलिंटिंग। और उसमें काम आता है एसिड। कौन सा? एसिड आते हैं और एसिड के लिए ज़्यादातर सांद्र H2SO4 का यूज़ करते हैं। तो आप कंसनट्रेट या सांद्र H2SO4 यूज़ करेंगे। उसके लिए 100 ml प्रति किलोग्राम बीज, यानी कि अगर 1 किलो बीज अगर आपके कपास के हैं तो 100 ml H2SO4 काफ़ी है। उसमें आप 2 से 3 मिनट तक जो है वो बीजों को H2SO4 में रखेंगे। उसके बाद उन्हें कई बार पानी से साफ़ करेंगे अपने बीजों को। तो उससे क्या होगा कि बीजों के ऊपर से जो कॉटन के जो शेष हिस्से रह जाते हैं वो हट जाएंगे, जिसे डीलिंटिंग कहेंगे। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एसिड डीलिंटिंग करना है, यानी कि सांद्र H2SO4 में बीजों को डालना है ताकि वो जो कॉटन के हिस्से हैं वो हट जाएं। इसके अलावा बीजोपचारित करने के लिए भी कुछ केमिकल्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कार्बोक्सिन है, ऑक्सीकार्बोक्सिन है। कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन, इससे आप अपने बीजों को उपचारित कर सकते हैं। उसके लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसे उपचारित कर सकते हैं। यानी कि आप कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन लेंगे और बीजों पर छिड़ककर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है किसी भी तरह के केमिकल्स का अगर आप यूज करते हो तो हाथों में जो है ग्लव्स या पॉलीथीन पहनकर और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बीजों को। और इन केमिकल्स के जो पैकेट हैं, इनके जो डब्बे हैं, उन्हें आप बच्चों से दूर रखेंगे और हो सके तो उन्हें उसी समय नष्ट कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा बीजोपचारित करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1000 PM का यूज कर सकते हो आप। 1000 ppm मात्रा में है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आप यूज कर सकते हो। 8 से 10 घंटे के लिए इसमें रखा जाएगा बीजों को। इससे भी बीज जो है उपचारित हो जाएंगे, इस रोग के होने के चांस कम होंगे। अगर फसल आपकी खड़ी है और उस समय इस रोग के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 से 100 ppm या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
0.3% का यूज कर सकते हो। जब खड़ी फसल है तब आप जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 से 100 ppm या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का यूज कर सकते हो। और इनका छिड़काव 15 से 20 दिन में दोहराना चाहिए, यानी कि अगर आपने 20 दिन पहले छिड़का है तो अब एक बार और उसका छिड़काव कर दें, तो आपके जो है उन रोगों के होने की संभावनाएं कम होती है। ये जो जीवाणु अंगमारी रोग है उसकी संभावना कम होती है। अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल या जैविक प्रबंधन की। कपास के जीवाणु अंगमारी रोग के जैविक प्रबंधन के लिए हम 2 विशेष उपाय कर सकते हैं। पहला, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है इसका पर्णीय छिड़काव किया जाएगा। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोग रोधी किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है। ये कुछ किस्में यहाँ लिखी हुई है जो है रोग रोधी किस्में, ऐसी किस्में जिन पर जीवाणु अंगमारी रोग होता ही नहीं है, जैसे LDH11 है, LDH91, LD694, LHH144, इसके अलावा बदनावर 1, सुजाता, खंडावा 2, ये कुछ किस्मों के नाम हैं जिस पे इस रोग का असर होता ही नहीं। इन्हें आपको याद करना है, जैसे LDH11 है, LDH91, LD694, LHH144, बदनावर 1, सुजाता, खंडावा 2, ये वो किस्में हैं जिस पर इस रोग का कोई असर नहीं होता, रोग रोधी किस्में हैं, तो इनका भी प्रयोग किया जा सकता है जीवाणु अंगमारी रोग से बचने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह कपास का जीवाणु अंगमारी रोग पढ़ा, जिसे एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म डिजीज़ भी कहते हैं। इसका जो पैथोवर है, इसका जो पैथोजन है वो है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जिसका पैथोवर है मालवे सीरम। और हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये ग्राम नेगेटिव होता है, रोड शेप्ड होता है, मोनोट्राइकिस होता है और सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न होता है। इसके हमने लक्षण देखे, नवजात पादप पर हो सकते हैं, पत्तियों पर हो सकते हैं, उसकी भुजाओं पर हो सकता है और डोडे पर भी हो सकता है। साथ ही हमने पढ़ा इसका सस्य प्रबंधन कैसे किया जाए, रासायनिक प्रबंधन कैसे किया जाए और जैविक प्रबंधन कैसे किया जाए। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।